नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल सपा परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी हुई है। आपको बता दें, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद कुमार भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। औरैया जिले की विधुना सीट से विधायक रह चुके हैं प्रमोद कुमार। तो बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने मुलायम सिंह के परिवार पर की है। दरअसल सपा परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ली है। मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद कुमार भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। औरैया जिले की विधुना सीट से विधायक रह चुके हैं प्रमोद कुमार। बड़ी सेंधमारी इस वक्त बीजेपी की देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अपर्णा यादव को अपने पाले में ले लिया है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो एक चौंकाने वाली तस्वीर थी, वो भी ऐसे समय में जब चुनावी शोर बहुत तेज है और ऐसे में मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना ये एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। अखिलेश यादव की पूरी पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं तमाम सवालों की घेरे में नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा के बीच चल रहे एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने के खेल में भाजपा ने यह बड़ा दांव खेला है। मुलायम की बहू को भाजपा में शामिल कराकर भाजपा इस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने छोटे भाई की बहू को संरक्षण नहीं दे सके। आपको बता दें कि अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2022 में भाजपा बख्शी का तालाब या लखनऊ की किसी सीट से अपर्णा को चुनाव लड़ा सकती है। तो फिलहाल इसे हम बड़ी सेंधमारी कह सकते हैं और सपा को ये बड़ा झटका है। भाजपा में शामिल हुई है मुलायम सिंह की यादव की बहू अपर्णा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं अपर्णा यादव फिलहाल अब बीजेपी की हो चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं राष्ट्र आराधना करने निकली हूं। आपको बता दें कि दल बदलने की जो राजनीति है वो अभी तक क्रम के साथ जारी है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे चिंतन में राष्ट्र हमेशा पहले है। अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। मैं हमेशा से प्रधानमंत्री से प्रभावित रहती हूं। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से प्रभावित रही हूं। स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक
मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। हेड मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश, एक बड़ी सेंधमारी भाजपा ने की है मुलायम सिंह यादव यानी कहें कि सपा में, और जिस तरीके से पहले अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, इसके बाद प्रमोद कुमार का नाम भी शामिल हो रहा है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त ये सेंधमारी कितना असर डालेगी? देखिए ममता, जिस तरह से कल से हलचलें तेज हो रही थी, अपर्णा दिल्ली आ रही थी, लगातार दबे शब्दों में कहा जा रहा था कि अपर्णा सुबह सवेरे आकर के पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, और वही देखने को मिला। जब सुबह मीडिया को इनवाइट किया गया तो उस वक्त ही खटक गया था कि अपर्णा यादव शायद दिल्ली पहुंच चुकी है और वो कुछ देर के बाद पार्टी कार्यालय में नजर आएंगे, और इसीलिए उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सुबह बुलाई गई है। जैसे अपर्णा वहां पहुंची है तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और अपर्णा ने देखिए बहुत अहम बात कही कि मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही थी और राष्ट्र की साधना करनी है। इस शब्द का मतलब समझिए, इस शब्द का मतलब यह है कि राष्ट्र में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, वो उस मुद्दे के साथ है। हालांकि अपर्णा यादव अब राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगी, लेकिन अगर उनका पारिवारिक देखा जाए तो वो आज भी मुलायम सिंह की बहू ही कहलाएंगी, उस परिवार का हिस्सा कहलाएंगी। और बड़ी सेंधमारी मैं इसको मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों में एक मैसेज जाएगा, बड़ा मैसेज, कि अब जब अखिलेश यादव का परिवार ही उनसे नाराज है तो उत्तर प्रदेश के यादव या अन्य जाति बिरादरी के लोग आखिर उन पर कैसे भरोसा करें। तो बड़ी सेंधमारी आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये की गई है बीजेपी की तरफ से। हालांकि अपर्णा लगातार तारीफें करती रही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की हो, चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की हो, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तारीफ वो हमेशा करती रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय आज हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सेंधमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, पार्टी के बीजेपी के कई मिनिस्टर और विधायक तोड़कर, आज वो नहले पर दहला नजर आया और अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग से एक बात तो साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जिस तरह से सत्ता का ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी बहुत तेजी के साथ उभर कर ऊपर आई थी, लेकिन अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना कितने समीकरणों में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एक बात तो साफ है, अपर्णा यादव का बीजेपी में आना, एक बात तो पूरी तरह साफ है कि अपर्णा बीजेपी में आई है तो उससे एक मैसेज बहुत अच्छा बीजेपी देने की कोशिश करेगी। कोशिश ये की जाएगी कि जो यादवों को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि यादवों के खिलाफ बीजेपी है और बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा था कि ठाकुरवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगाने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हो सकती है। हालांकि अपर्णा कितना फैक्ट डालेंगी और कितना वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को कैच करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार तारीफें करती रही हैं,
पार्टी के हर मंच पर वो तारीफ उन्होंने की है। और जो परिवार की लड़ाई थी वो अब राजनीतिक हो चुकी है। अब राजनीतिक लड़ाई इस तरह से देखी कि जिस तरह से वो पिछले दिनों से नाराज अपने परिवार से नजर आ रही थी, तो आज उन्होंने अपनी नाराजगी परिवार को बहुत बड़े झटके के रूप में दी है। ये मुलायम सिंह परिवार के लिए झटका हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर और खुशखबरी रही कि अपर्णा का नाम वो इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में ऐसे वोट को रिझाने की कोशिश कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की छटक इस वक्त छिटक रहा था। ममता, लेकिन अपर्णा यादव का अगर हम राजनीतिक करियर देखें, इससे पहले जब वो चुनाव लड़ी थी तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ताबिश, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ताबिश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो बड़ी सेंधमारी ये है और अब अपर्णा यादव बीजेपी की हो चली हैं और अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सी सीट दी जाती है और वो कितना छाप छोड़ती हैं, कितना असर पड़ता हुआ उनका नजर आता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस बैठक में मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। तीसरे और चौथे और पांचवें दौर के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से साफ है कि इसके बाद जो तीसरे, चौथे और पांचवें चरण है उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। अब आखिरी मुहर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगनी है और साथ ही उत्तराखंड और पंजाब और गोवा उन सब की भी लिस्ट बनी है। दिवाकर पांडे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानकारी दीजिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज जो होने जा रही है, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद कितना समय और माने लिस्ट सामने आने में? क्योंकि लिस्ट पर विचार तो हो चुका है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, अब प्रधानमंत्री के सामने वो पेश होनी है। देखिए ममता, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की लगातार जो है मैराथन बैठक जारी थी, जो कि कल देर रात तक चली है। और ये जो बैठक कल देर रात तक चली है, इसमें तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के जो भी उम्मीदवार हैं उन पर जो है गहन मंथन किया गया है। क्षेत्रवार लगातार सबकी जो है फीडबैक भी लिया गया था सबसे, और उसी पर लगातार विचार चला है। आज लगभग ये माना जा रहा है कि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के जो उम्मीदवार थे, जिनकी उम्मीदवारी पर कल मंथन किया गया है, उन पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी। आज भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक दिल्ली में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश समेत सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने आलाकमान नेता हैं वो भी सब इसमें शामिल होंगे। और ये माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लग जाएगी और जल्दी ही 2-3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो शेष बची हुई सीटों के उम्मीदवार हैं उनके घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो शेष उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सीटें बची हुई हैं उन पर भी आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी भी बैठक करेगी। जी ममता, बिल्कुल, लेकिन अब उसके बाद क्या इस चुनावी बैठक के बाद हम देखें कि सारे जो भी विधानसभा जहां जहां पर चुनाव होने वाले हैं उन सबों की लिस्ट आ जाएगी, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो? हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि जो 2 दिन से लगातार बैठक चल रही है उसमें पंजाब है, उत्तराखंड और जो गोवा है उनके गोवा के उम्मीदवारों पर भी लगातार मंथन किया गया है। तो ये माना जा रहा है, जो हमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर भी लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है। और चूंकि आने वाले समय में जल्दी ही वहां पर भी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, नामांकन शुरू होंगे, तो निश्चित रूप से वो सूची भी जल्दी से जल्दी आने की उम्मीद है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के जो उम्मीदवार थे उन पर लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है, ये माना जा रहा है। अब जो छठे और सातवें चरण का चुनाव बचा हुआ है उसके जो उम्मीदवार हैं उन पर आज मंथन करेगी बीजेपी की कोर कमेटी। जी ममता, लेकिन ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा, इस लिस्ट का इंतजार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बताया जा रहा था कि 20 से 25 नाम कट सकते हैं, छट सकते हैं।
हाँ, चूंकि इसमें जो प्रदेश से नाम आते हैं प्रत्येक सीट पर, उसमें कम से कम 3 उम्मीदवारों का नाम वहां से आता है। तो जो भी उम्मीदवार होते हैं उनका फीडबैक क्या है, उन्होंने क्षेत्र में कैसा काम किया है, इस पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है उस पर पूरी गहन चर्चा होती है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार केवल वो जो सीट जिताऊ उम्मीदवार है उन पर ही दांव लगा रही है, इस वजह से इस पर काफी गहरा मंथन किया गया है कि किसी भी तरीके की चूक न हो, ताकि जो भी उम्मीदवार क्षेत्र में जाए वो सीट निश्चित रूप से जीतनी चाहिए। इसको लेकर के ही लगातार महामंथन किया गया है और इसी वजह से लगातार मैराथन बैठक भी 2 दिनों से दिल्ली में चल रही थी। लेकिन दिवाकर, अभी भी लग रहा है कि वक्त लग गया, क्योंकि अभी भी देखिए आप दल बदल की राजनीति चल रही है। आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं और भी कई नाम बताए जा रहे हैं जो शामिल हो सकते हैं। हाँ, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से चूंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण दिन पर दिन बदल रहे हैं, आज मुलायम सिंह की बहू जो है अपर्णा यादव अभी भी बीजेपी में शामिल हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी संदेश निश्चित रूप से जो है उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर अगर उनको मौका दिया जाता है तो ये सब चुनावी समीकरण ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं जो है जो बीजेपी की लिस्ट है उसको जारी होने में देरी हुई है। क्योंकि ये जो नए समीकरण बन रहे हैं इनके हिसाब से भी सीटों की उम्मीदवारी पर मंथन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसी वजह से कहीं ना कहीं से बीजेपी की लिस्ट में जो है वो देरी हुई है। लेकिन चूंकि अभी अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया है और भी कुछ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसको भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति बना रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लिस्ट है उसको आने में देरी हुई है। चलिए दिवाकर, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो अब कुछ समय है, उसके बाद बीजेपी की सभी लिस्ट जारी हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और पहले चरण का मतदान भी अब ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी ने रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत शहर विधानसभा सीट से सांसद आजम खां को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि स्वरा टांडा से उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चमरुआ और मिलक सुरक्षित सीट से पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है, जबकि बिलासपुर विधानसभा सीट से अमरजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये तो साफ है कि इस बार सपा ने अपने पाले में आजम खां, उनके बेटे सभी को लिया हुआ है। ऐसे में बाप और बेटे दोनों को ही एक एक सीट दी गई है। लेकिन ये बाप बेटे कितना असर करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो भी आपराधिक मुकदमों में दर्ज हैं उन्हें हम अपनी पार्टी से हटा रहे हैं। मुजाहिद इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुजाहिद, जानकारी दीजिए कि आजम खां इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि वो जेल में है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये चुनाव लड़ने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके से संदेश दिया जाएगा? देखिए, लगभग 23 महीने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हैं। वो भी आजम खां के साथ ही जेल में बंद थे और उनका खास कहना यही है कि वो चुनाव की कमान संभालने के लिए ही जेल से बाहर आए। हालांकि जो उनके साथ जेल में जो सलूक किया गया और जिस तरह से उनको जेल में रखा गया और 8x8 की बैरिक में एक जो सी ग्रेड की जेल में, जबकि वो सांसद हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, ये अब्दुल्ला आजम की उनके बेटे के आरोप हैं। तो सिर्फ चुनाव के लिए आए। और जिस तरह हमने कल देखा कि वो लखनऊ थे, उनका कहना ये था कि वो 2.5 साल के बाद अखिलेश से मिले हैं, उन्हें अखिलेश छोटे भाई की तरह मानते हैं और अपने साथ में बैठाया भी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि रामपुर जिला तो आजम खां का गढ़ माना जाता है और यहाँ से जो डिसीजन होते हैं सीट्स के ऊपर वो आजम खां के ही मर्जी से होते हैं। और अब उन्होंने किस तरह से डिसीजन दिया है और जिसमें कि आजम खां शहर से चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी परंपरागत सीट जहां स्वरा टांडा, जिसको लेकर विवाद हुआ था उम्र को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 और उनके कैंडिडेट जिले में 5 सीटें हैं। तो इस तरह ये मेन बात यही है कि अब्दुल्ला आजम चुनाव की कमान संभालने के लिए आए हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर भी इनका कहना था कि वो अगर उनको कहा जाएगा तो करेंगे। और कल तक उनका कहना था। चलिए मुजाहिद, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बसपा ने बहराइच सदर विधानसभा से युवा उम्मीदवार
नईम अहमद खान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। युवा समाज सेवी और व्यापारी नईम अहमद खान को बहराइच सदर विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार युवा चेहरे को टिकट देकर बसपा ने युवाओं पर दांव लगाया है, जिसकी जानकारी बसपा के जिला अध्यक्ष अजय कुमार गौतम ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए जनसभा करने आए, जहां उन्होंने कहा कि पहले योगी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर अयोध्या से, अब उनको बीजेपी ने मठ में बैठा दिया है। उनकी स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे मंत्री खुद उन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी उन्हें छोड़कर जा रही हैं। उनकी नैया डूबने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर यहाँ के विधायक प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के घोटालों की जांच कराएंगे। वो पहले ही उसके नाव डूबने वाली है, दिखाई दे रहा है। पहले योगी जी यहां से लड़ने वाले थे, मथुरा से, फिर अयोध्या से, अब उनको मठ में बिठा दिया गया। तो उनकी स्थिति क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है। कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे डॉक्टर की भर्ती हो, सभी विभाग में भर्तियां चल रही, चाहे विद्युत विभाग हो, सब में भर्तियां चल रही है। और उसके बाद भी जो रोजगार और स्थायी रोजगार जिससे मिल सकता है वो सब रोजगार छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। और हमने उसके लिए आप जो हाँ तो 200 अगेंस्ट में 2000 आवेदन भरते हैं, तो आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश में यदि वैकेंसी निकलती है तो कितने लोग भरते हैं। यहाँ तो जो पेपर ही लीक हो जाता है, ज्वाइनिंग के बाद तो छोड़ दीजिए, परीक्षा ही नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश में। और बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा यूपी में 22% के साथ, सबसे निचले पायदान में छत्तीसगढ़ 2.1% में है, जो चौथे नंबर पे है देश के। हाँ, तो उसको आप क्या कहेंगे? थार गाड़ी में लेके किसानों पे जो गाड़ी चढ़ा दिए उसको क्या कहेंगे आप? टेनी आपके साथ घूम रहे हैं मंच में, उसको आप क्या कहेंगे? आपके सेंगर जिस विधायक है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपको किस तरह की हालत दिखती है उत्तर प्रदेश के? ये तो माफिया राज चला रहे हैं योगी जी। आप उसके खिलाफ बोल के देखिए भला, आप आंदोलन करके देखिए। मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कौशल्या जी मायके हैं। मैं तो सोचा था उत्तर प्रदेश जब आऊंगा तो मेरा बढ़िया स्वागत हो गया। मैं अपनी दीदी के यहाँ, बुआ के यहाँ आया हूँ, लेकिन जब पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट में मुझे निकलने नहीं दिया, मुझे जमीन में 3 घंटा बिठा दिया गया। लखनऊ के आवभगत के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सारे परंपराओं को तोड़ दिया। तो और फिर प्रियंका जी को 4 दिन तक आप नजरबंद करके रखे थे। एक महिला से डर गया, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे। कैसा लोकतंत्र है? एक मुख्यमंत्री जाने नहीं दे रहे हैं, एक विपक्षी नेता को आप नजरबंद करके रखे हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है? क्यों नहीं? तो वहीं यूपी के संभल में नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और रामपुर के सांसद आजम खां के करीबी माने जाने वाले सपा नेता कौसर अहमद पर 42 लाख की धनराशि गबन करने के आरोप में डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन पर वाहन खरीद में घोटाला कर 42 लाख की धनराशि गबन करने का आरोप है। सपा के पूर्व चेयरमैन द्वारा वाहन खरीद में गबन किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दी गई थी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संभल की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन कौशर अहमद के विरुद्ध 409 धारा आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो भी तथ्य हैं तथा जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके आधार पर विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन पर धनराशि गबन करने का आरोप है। शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई है। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन पर जब ये धनराशि गबन का आरोप लगा है तो शिकायत इसकी दर्ज की गई है। फिलहाल आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है। जांच इस वक्त चल रही है। मामला संभल कोतवाली का है, जहां पर धनराशि गबन करने का आरोप लगा हुआ है। मुजम्मिल दानिश इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन पर धनराशि गबन करने का आरोप है, क्या जानकारी? अब तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूर्व जो चेयरमैन है हकीम कौसर, तो इन पर गबन का आरोप लगाया है और ये सापा
के चहेते और उधर आजम खां के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल इन पर जो वहां पर सामान खरीदे गया था उस सामान को लेते हुए काफी घोटाला सामने आया था। उन सभी चीजों की जानकारी ली थी। तो करीब 4 साल से इसकी जांच चल रही थी। करीब 42,21,000 का धनराशि गबन किया गया था, जिसकी जांच के बाद पुष्टि गई है। फिलहाल इन पर थाने में तहरीर दी गई है और तहरीर के बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ के जो ईओ है, ईओ के जो तहरीर दी थी, जिस टाइम फिलहाल यहाँ के जो एसपी है उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो ये पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद संज्ञान लिया गया और यहाँ जो सामान खरीदा गया था उसमें 4 साल से लगातार जांच चल रही थी, जिस पर 42,21,000 की धनराशि का गबन किया गया। फिलहाल मुकदमे की जांच की जा रही है और अब इस पर कार्रवाई की बात की गई। लेकिन मुजम्मिल, ये मामला कितना पुराना है? मैं आपको बता दूं, करीब 4 साल से जांच चली थी और ये इससे पहले पूर्व चेयरमैन थे। करीब 6 साल के लगभग ये पूरा है और उसके बाद आरटीआई तहत के साथ पूरी इसने जांच मांगी थी। उसके बाद कार्रवाई की गई है। जब पूरी अब फिलहाल कल जिस तरह से जांच सामने आई, उसके बाद यहाँ के जो ईओ हैं नगर पालिका सदर के रामपाल, उन्होंने सदर कोतवाली में तहरीर दी और सदर कोतवाली की तहरीर के बाद इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन पर यह आरोप लगे हैं धनराशि गबन करने के। चलिए, फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।